जय हिंद। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता पे होने वाला है। यह टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री का, प्राचीन भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम को देने जाओगे, वनडे एग्जाम्स में आपको इस वाले चैप्टर से क्वेश्चंस जरूर देखने को मिल जाते हैं। आज हम इस चैप्टर का इस तरीके से ऑपरेशन करेंगे, इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे कि आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे एग्जाम का लेवल छोटा है या फिर एग्जाम का लेवल बड़ा हो, सारे ही क्वेश्चंस को आप करने में समर्थ हो पाओगे। बात समझ रहे हो? बस आपको लगे रहना है। वीडियो थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा, बिकॉज आपको बहुत ही डिटेल में सारी चीजों को बताएंगे, इसलिए वीडियो को कंटिन्यूअस वॉच करते रहो, शॉर्ट नोट्स अपना बनाते रहो और चीजों को यहाँ पे अच्छी तरीके से समझते रहो। एक बार वीडियो देखने के बाद आप यहाँ से सारे क्वेश्चंस को करने में आसानी होगी, बहुत ही इजीली जो है आराम से आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि हम इस पूरे चैप्टर को किस तरीके से पहले पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर एक बार में पढ़ाएंगे तो कम से कम 3.5-4 घंटा 5 घंटा टाइम जो है आपका उसमें लग सकता है। इसलिए हमने सोचा कि वीडियो की लेंथ को थोड़ा सा कम करते हैं, तो इसको अलग अलग पार्ट में बांट कर आप सभी को मैं प्रोवाइड करूंगा। इसमें हमने क्या किया है, इस पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में बांटने की कोशिश की है। पार्ट 1 की बात करें तो हम पार्ट 1 में समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, इनके जो स्थल्स हैं या फिर इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में किसने खोजा, किसका कंट्रीब्यूशन रहा, उसको हम समझेंगे। नामकरण में समझेंगे कि इसे और किन किन नामों से जानते हैं, ठीक है। जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गई, सरस्वती सभ्यता हो गई, कांस्य युगीन सभ्यता हो गई, प्रथम नगरीकृत सभ्यता हो गई। इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे कि इसे और किन किन नामों से जानते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। अब अगर आपको बताएंगे कि हाँ इसका विस्तार जो है वो उत्तर प्रदेश से लगा करके अफगानिस्तान की सीमा तक एकदम पूरा है, बलूचिस्तान वाला जो रीजन है सुल्तानगढ़ तक, ठीक है, और ऊपर जम्मू कश्मीर से लगा करके महाराष्ट्र के दैमाबाद तक है। तो उस पूरे विस्तार को भी हम लोग देखेंगे और वहां पे किस प्रकार जो है क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं। साथ ही साथ जब ये वाला सेगमेंट हमारा पूरा हो जाएगा तो हम लोग पार्ट 2 में क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में कृषि, ये लोग खेती बाड़ी कैसे करते थे, क्या ये हल चलाते थे कि नहीं चलाते थे, क्या बैल से खेती होती थी कि नहीं होती थी, और अगर खेती होती थी तो उसमें किस प्रकार के अनाज ज्यादा ये उगाते थे। इस तरीके की सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। पशुपालन में देखेंगे कि किन किन पशुओं को ये पालते थे, इनके समाज में कौन से पशु को विशेष स्थान दिया जाता था, ये बात हम समझेंगे। शिल्प और तकनीकी में भी देखेंगे कि इनके समाज में शिल्प और तकनीकी के मामले में कौन कौन से व्यक्ति कुशल थे, क्या कोई नया व्यक्ति ऐसा आया जो ताम्रपाषाण काल में नहीं था, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। व्यापार देखेंगे कि ये लोग व्यापार क्या बाहर से करते थे कि नहीं करते थे, और अगर करते थे तो क्या ये मुद्रा चलाते थे कि नहीं चलाते थे, ठीक है, और अगर मुद्रा चलती थी तो कैसी मुद्रा चलती थी। इस तरीके के जो भी तथ्यात्मक जानकारियां होंगी वो हम यहाँ से पहले पूरा करेंगे, और उसके बाद धार्मिक आस्था की बात करेंगे। ये लोग पूजा पाठ करते थे तो किसकी पूजा करते थे, क्या उस समय देवी देवता थे, क्या ये यज्ञ करते थे कि नहीं करते थे। इस तरीके की जानकारी जो है हम इस धार्मिक आस्था वाले पोर्शन से भी क्लियर कर लेंगे। जब आप पार्ट 2 को भी कवर कर लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि जैसे जब हम कृषि देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य रूप से 7 एकदम परिपक्व तरीके के जो नगर हैं, उन सभी में हम लोग एक तरीके की कृषि थोड़ा थोड़ा जाकर के हर जगह से समझ लेंगे, तो हमें कुछ आइडिया डेवलप हो जाएगा कि वहां पे कृषि कैसी रही होगी। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से पार्ट 2 को खत्म करने के बाद हमारे पास काफी अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा इस सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख बस्तियां हैं, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है, लोथल है, धौलावीरा है, बनवाली, राखीगढ़ी है, इन सभी स्थलों को हम लोग जाकर के देखेंगे कि किस स्थल पे किस प्रकार के एविडेंसेस हमारे मिले हुए हैं। ये बात भी हम जो है आपको वहीं पे क्लियर करके समझाएंगे, क्योंकि वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जैसे स्त्री के गर्भ से पौधा कहां से निकल रहा है, लिपस्टिक कंघे का साक्ष्य कहां से मिला है, विशाल स्नानागार कहां से मिला है, विशाल कोठार कहां से मिली हुई है, इस तरीके की जो तथ्यात्मक जानकारी होगी वो हम लोग क्या करेंगे इस वाले रीजन में पूरी अच्छी तरीके से इस वाले पार्ट में क्लियर करेंगे। ये पार्ट जैसे हमारे यहाँ पे सिंधु सभ्यता की बस्तियों को हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनके पतन का कारण क्या रहा। बहुत सारा कारण लोग बताते हैं कि आर्य आए इन्होंने खत्म कर दिया, कुछ लोग कहते हैं कि मलेरिया जैसी बीमारी फैल गई होगी इसलिए वो मर गए होंगे, और कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ की चपेट में आ गए, कुछ लोग कहते हैं कि सूखा पड़ा होगा और इन्हें खाने के लिए अनाज प्रॉपर मात्रा में नहीं रहे होंगे। तो इस तरीके से लोग अलग अलग बताते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, तो वो हम लोग पतन में देख लेंगे। और ये सारा कुछ करने के बाद
आप ये मान के चलिए कि आपका एक भी क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से बाहर नहीं जा सकता है। आप किसी भी एग्जाम को देने जाओ यही से क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक, ये सब करने के बाद अगला जब हम पार्ट लाएंगे, अगर आप लोग एग्री रहोगे तो हम वो पार्ट लाएंगे और उसमें आपको क्वेश्चंस भी करवाएंगे और आपको बताएंगे कि देखो इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे आसानी से इसको क्या करना है, टैकल कर लेना है। बात समझ में आ गया? तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज के वीडियो हम लोग समझने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, नामकरण और साथ ही साथ इसका विस्तार समझने वाले हैं। तो आइए अब फटाफट हम लोग जो है पार्ट 1 को आज फिनिश करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। एक तो हम लोगों को क्या देखना है, खोज। पार्ट 1 में क्या देखना है, खोज। और खोज के बाद हम लोगों को देखना है किसका, नामकरण। नामकरण अलग अलग जो इसके नाम है, और नामकरण के साथ ही साथ हम लोग और क्या देखेंगे, खोज देख लेंगे, नामकरण देख लेंगे, और इसके बाद जो है हम लोग इसका विस्तार देखेंगे कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। ठीक है, इतनी बात बोलो, सबको समझ में आ गई? यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या है? नहीं? ठीक है, चलिए। तो दोस्त सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं खोज की। खोज, खोज में आपको 2-3 व्यक्तियों का नाम याद रखना है। पहले मैं लिख दे रहा हूं, फिर आपको मैं समझाता हूं। देखो सबसे पहले आपको नाम एक याद रखना है, चार्ल्स मेसन का। चार्ल्स मेसन 1826। दूसरी बात याद रखनी है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, और 1853 से 1856। पहले लिख देता हूं, फिर आपको मैं समझाता हूं। फिर याद रखना है दयाराम साहनी 1921, और इसी के साथ एक नाम याद रखना है जॉन मथाई का। जॉन मथाई। ठीक, चलिए यहां पे समझते हैं हम लोग खोज के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर बात किया जाए, आप पहले एक चीज को समझो कि सिंधु घाटी सभ्यता को जब आप पढ़ने जाओगे तो पढ़ने कैसे आप पढ़ सकते हो। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा है कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कैसे कर सकते हो। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की स्टडी के बारे में या फिर अध्ययन के बारे में बात करें, अगर अध्ययन के बारे में बात किया जाए, ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि इसमें भैया सिर्फ हम उत्खनन से बात कर सकते हैं। उत्खनन, बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब आप चीजों को क्या करो, खुदाई करके निकालो और उससे आइडिया लगाओ कि ये लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लिखित तो अगर मिलेगा भी तो वो कैसी लिखित होगा, वो चित्रात्मक होगा। मेरी बात को ध्यान से समझो। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आज की तो है नहीं, ये बहुत ही पुरानी सभ्यता है। तो उस सभ्यता का स्टडी कैसे किया जाए, उस सभ्यता का अध्ययन कैसे हो, तो अध्ययन के लिए क्या हो सकता है कि अगर मान लो वो लोग कुछ लिख करके गए होते और वो हम पढ़ पाते, तो वही लिख जो उनका लिखा हुआ चीज है उसको पढ़ के हम लोग समझ जाते कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं ये। लेकिन समस्या इस बात की है कि इनको इनकी जो लिखावट है वो चित्रात्मक लिखावट है, चित्रात्मक। और ये ऐसा लिखते थे कि आप उसको पहचान नहीं पाओगे, आप उसको समझ नहीं पाओगे कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। बात समझ रहे हो कि नहीं आप? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, चीजों की खुदाई करेंगे और खुदाई करने से जो चीजें हमको मिलेंगी उसी से हम लोग आइडिया लगाएंगे कि ये लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, ये सारी चीजें हमको पता चल जाएगी। सबसे पहले क्या होता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन 1826 में इस सिंधु घाटी सभ्यता आज के डेट में जो हम लोग समझते हैं किसका विस्तार कहां से कहां तक है, उसी क्षेत्र में एक ईंट पाता है। बात समझ, एक पकी हुई ईंट पाता है। लेकिन समस्या इस बात की है ना, समस्या इस बात की है कि ये क्या है, विदेशी है। तो ये नहीं चाहता था कि भारतीय लोगों, भारतीय क्षेत्रों में भी इस तरीके की किसी प्रकार की सभ्यता जो है वह मतलब एक तरीके से अराइज हो, निकले। इससे क्या होगा कि जो विदेशी सभ्यताएं हैं उससे इसका कंपैरिजन होने लगेगा और भारतीय सभ्यताएं जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाएंगी। तो ऐसा ये बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए इसने सोचा चलो इसको यहीं पे हम खत्म करते हैं। फिर दूसरी बात आई अलेक्जेंडर कनिंघम की। अलेक्जेंडर कनिंघम की देखरेख में ब्रंटन बंधुओं के द्वारा और 1853 से 1856 में कराची से लाहौर के बीच में ट्रैक बिछाया जा रहा था रेलवे को चलाने के लिए, ट्रेन को चलाने के लिए।
तो जब वहां पे उनके द्वारा बिछाया जा रहा था तो वहां पर भी जो है उनको जो है पकी ईंटों का साक्ष्य मिलता है। लेकिन वही बात है कि ये व्यक्ति भी जो है विदेशी था, इसने भी जो है इस पे बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया और बोला कि चलो मिट्टी डालो, फटाफट काम खत्म करो, हमारा ये सब काम नहीं है। तो इसलिए ये भी क्या करता है, इसको पूरी तरीके से अवॉइड करता है। तीसरा बात जो नंबर आता है वो आता है दयाराम साहनी का। और दयाराम साहनी क्या करते हैं, जॉन मथाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष उस समय भारत में था, जॉन मथाई, इसकी देख में दयाराम साहनी को ये काम सौंपा जाता है। और दयाराम साहनी ने क्या किया, सबसे पहले हड़प्पा नाम का एक स्थल खोज करके निकाला। तब से जो है हम लोग इस सारी चीजों की बारे में जानकारी हमारी आगे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो खोज में कितना नाम याद करोगे, खोज में मात्र 3 नाम, क्या क्या, एक तो चार्ल्स मेसन 1826, अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 से 1856 और दयाराम साहनी 1921, और एक व्यक्ति का नाम याद रखना है आपको, जॉन मथाई का भी नाम याद रखना है। बोलो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, क्या क्वेश्चन आप बता लोगे? सबसे पहले क्वेश्चन बताओ सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? लिपि कैसी थी तो आप बताना चित्रात्मक लिपि थी। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में कैसे अध्ययन किया जाता है, तो आप बताना कि उत्खनन से प्राप्त जो हमारे पास सामग्रियां होंगी उन्हीं से जो है हम आइडिया लगा करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसको हुई, तो चार्ल्स मेसन को 1826 में, लेकिन ये चीजों को क्या करता है, अवॉइड कर देता है। दूसरी जानकारी किसको होती है, अलेक्जेंडर कनिंघम को होती है, लेकिन ये भी क्या करता है, उसको अवॉइड करता है। तीसरी जानकारी जो है वो जॉन मथाई के इर्द गिर्द में, मतलब कि जॉन मथाई के अध्यक्षता में दयाराम साहनी को सौंपा जाता है। तो इन्होंने जो है हड़प्पा नामक स्थल को खोज करके निकाला। ये तो रहा खोजों से रिलेटेड कुछ आपकी डेटा जहां से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हो सकती है। चलिए इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको फटाफट आप लोग नोट कर लो। चलिए हो गया, आइए हम लोग पहला वाला टॉपिक क्लियर कर लिए कि खोज समझ में आ गया है सिंधु घाटी सभ्यता का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नामकरण। नामकरण से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, और सबसे बड़ा जो बच्चों का डाउट होता है कि सर कभी कभी सिंधु घाटी सभ्यता कहता है और कभी कभी हड़प्पा सभ्यता कह देता है, हड़प्पा युगीन सभ्यता कह देता है, तो इसमें बड़ा हमको कंफ्यूजन हो रहा है। तो इस चीज को आज आप यहाँ से अच्छी तरीके से क्लियर कर लो। देखो, अगर बात किया जाए नामकरण की, अगर बात करें नामकरण की, तो इसे किन किन नामों से जानते हैं, तो याद रखिएगा भैया, सबसे पहले तो याद रखिएगा इसे हड़प्पा सभ्यता। दूसरी बात, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एक तो हड़प्पा सभ्यता हो गया, दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए और इसे किस नाम से, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से तो जानते हैं सरस्वती सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता, और दूसरी बात किया जाए तो कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इन सभी नामों से इसे जानते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि हम इसे इन नामों से क्यों जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए कि सर आप इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हो, तो हड़प्पा सभ्यता कहने का रीजन ये है क्योंकि 1921 में दयाराम साहनी ने क्या किया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन से सबसे पहला स्थल जो खोज करके निकाला था वो हड़प्पा को खोज करके निकाला था, इसलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगली बात कि सर आप इसे सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हो, आप इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहना क्यों नहीं पसंद कर रहे हो। देखो, कुछ जो इतिहासकार थे उनका कहना यह है कि सरस्वती नदी के आसपास में, तो सरस्वती नदी के आसपास में बहुत सारे ये स्थल हमें मिले हुए हैं, तो जिस नदी के आसपास में इतने स्थल मिले हुए हैं तो हमें जो है इस नदी के नाम पे ही ये चीजें हमें बतानी चाहिए। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, सरस्वती सभ्यता। बात समझ रहे हो, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मिस्र में सभ्यता मिली थी तो मिस्र नदी के ऊपर रखी गई है, मतलब नदियों के आसपास में जो बस्तियां मिली हैं उसी के आधार पर उसका नाम दिया जाता है। तो सरस्वती नदी के आसपास में बहुत सारे स्थल मिले हैं तो उसका नाम सरस्वती सभ्यता भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सिंधु नदी के आसपास में कम ही स्थल मिले हैं, फिर भी हम इसे सिंधु नदी सभ्यता कहते हैं। तो इस तरीके से कुछ इतिहासकार जो है इसे सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं और सरस्वती सभ्यता भी इसे कहते हैं। अगली बात,
प्रथम नगरीय सभ्यता आप इसे क्यों कहोगे? देखो, प्रथम नगरीय सभ्यता कहने का रीजन ये है कि आप ये देख रहे हो कि अभी शुरुआत में क्या हुआ कि स्टोन एज था, और स्टोन एज में आपने देखा कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल से हम लोग मूव करके आए थे ताम्र पाषाण काल में। ताम्र पाषाण काल में बहुत सारी बस्तियां और साथ ही साथ बहुत सारे साक्ष्य तांबे के हमें मिलने लगे थे, ठीक है। लेकिन अभी भी उतनी अच्छी तरीके से जो है बस्तियां हमारी सेटल नहीं हुई हैं। लेकिन आप इस सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हो कि प्रॉपर वे में नाली की व्यवस्था, पानी की निकासी की व्यवस्था, कैसे रहना है, दुर्ग और नगर में जो है पूरा पूरा एक बस्ती हमारा बट गया। दुर्ग को देख रेख के लिए चारों तरफ से बाउंड्री वॉल होने लगी, ठीक है। इस तरीके की चीजें हमारी यहाँ पर डेवलप होती हैं, इसलिए हम इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं, ठीक है। अगली बात, अगर बात किया जाए तो कांस्य युगीन सभ्यता इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि कांसा जो है यहाँ पे प्रचुर मात्रा में एकदम अच्छी तरीके से यूज होने लगा। कांसा का मतलब ये होता है कि जब आप तांबे में टिन मिला देते हो तो ये कांसा बन जाता है। जब आप तांबे में टिन मिला दोगे तो ये कांसा बन जाएगा, और कांसा जो है वह तांबे के कंपैरिजन में थोड़ा सा जो है वह टफ होता है, और इसका प्रचुर मात्रा में जो है इस सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग होने लगा। तो इसलिए हम इसे इन सभ्यताओं के नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। और कांस्य युगीन सभ्यता क्यों जानते हैं? क्योंकि तांबे में टिन मिलाओगे तो कांसा निकलेगा। एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि बताइए हमारे यहाँ पे जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों में जो तांबा मिला हुआ है उनमें टिन की मात्रा अधिक थी कि कम थी? तो याद रखिएगा कि हमारे यहाँ पे टिन की मात्रा कम मिलेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान वाला जो रीजन है वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता का मात्र 2 स्थल जो है अभी तक मिला है, और ज्यादातर विस्तार इसका भारत अफगानिस्तान वाले रीजन में ही, भारत और पाकिस्तान वाले रीजन में देखने को मिलता है। तो टिन तो वहीं पे, टिन की प्रचुर मात्रा वहां पे थी, तो वहां से इसको ले करके तांबे में मिला करके कांसा बनाना थोड़ा सा टफ होता था, इसलिए हमारे यहाँ पे ये चीज जो है टिन जो है वो कम मिलता है, हमारे कांसों में जो है वो टिन कम मिलता है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। नामकरण क्लियर हो गया। हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता, ये सब कहते क्यों है ये बातें मैंने आपकी क्लियर कर दी, ठीक है। चलिए अब आइए हम लोग नेक्स्ट वाला पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि इसका विस्तार कहां से कहां तक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस, ज्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। विस्तार की दोस्तों अगर बात करें तो एक पहले यहाँ पे मैं एक जो है इसका फ्लो चार्ट बना दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं आपको मैप में दिखा दूंगा, ठीक है। देखिए अगर बात किया जाए तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की, तो ये रहा उत्तर, ठीक है, ये है दक्षिण, और इधर है पूरब, और यहाँ है पश्चिम, ठीक। ये बात है, आप ध्यान से समझो कि जो ये उत्तर वाला रीजन है यहाँ पे एक स्थान जिसका नाम है मांडा। मांडा कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का मांडा। और दक्षिण वाले में चले जाओ दोस्त आप, दैमाबाद। और दैमाबाद है कहाँ? तो महाराष्ट्र में। दैमाबाद महाराष्ट्र में। और एक बात और पूछेगा कि जो मांडा है नदी बताइए, तो नदी है चिनाब, चिनाब नदी। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये है गोदावरी, दक्षिण की गंगा गोदावरी, है ना, ठीक है। दक्षिण की गंगा वृद्ध गंगा गोदावरी, ठीक है, ये बात है। और इसके बाद पूरब की बात करें दोस्तों तो आलमगीरपुर, कहाँ पे? मेरठ। और मेरठ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। नदी आपसे पूछे तो हिंडन नदी आपसे पूछे तो हिंडन नदी, ठीक है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो ये पश्चिम वाला एकदम छोर इसका आता है, पश्चिम वाले छोर की अगर बात करें तो यहाँ पे दोस्त आपको बलूचिस्तान वाला जो रीजन है, यहाँ पे सुत कांगेडोर, ठीक है, सुत कांगेडोर, ये कहाँ पे है? बलूचिस्तान वाला रीजन। बलूचिस्तान है इस समय कहाँ? पाकिस्तान का ये पार्ट है पूरा, ठीक है। और यहाँ नदी आपसे पूछे तो दास्क नदी। ये बात पहले अच्छे से क्लियर करो, इसको बनाओ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। और एक बात आपको यहीं पे और नोट करके रखना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका जो पूरा विस्तार था वो 1600 किलोमीटर, और ऊपर से नीचे वाला जो विस्तार है ये है 1400 किलोमीटर, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसका क्षेत्रफल जो है
वो ये दे रहा है बहुत सारी बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक्स में यही चीजें हैं। मैंने यहाँ पे लिख करके आपको बता दिया है 12,99,600 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका पूरी एरिया है। पहले इसको इतना नोट करो फटाफट काफी, तो मैं आगे बताता हूँ आपको। ये चीजें स्क्रीनशॉट लो तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आप इसको समझिए जरा ध्यान से। देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि भैया बताओ सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है, तो सबसे पहले ऐसे पूछेगा कि बताइए पूरब से पश्चिम का विस्तार कहां से कहां तक। तो आप बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से सुध कांगेडोर बलूचिस्तान तक जो है इसका पूरब से पश्चिम का विस्तार है। और अगर उत्तर से दक्षिण वाला विस्तार आपसे पूछें तो मांडा से कहां तक, मांडा से लगा करके, मांडा कहां पे, जम्मू कश्मीर में, और यहाँ लास्ट में दैमाबाद, दैमाबाद महाराष्ट्र में, यहाँ तक इसका पूरा विस्तार है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार तो 1400 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम का विस्तार पूछे तो ये 1600 किलोमीटर है। ये बात आपको क्लियर हो गई क्या? यहाँ तक आप बता दोगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए भारत का जो सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरतम पॉइंट है, सबसे उत्तर वाला पॉइंट है, वो किस नदी पे स्थित है? तो आप बताइएगा यह चेनाब नदी पे स्थित है। और ये वाला पूछे तो बताइएगा हिंडन नदी, और ये अगर पूछता है दोस्त तो बताइएगा दास्क नदी, और लास्ट ये पूछता है आपसे तो गोदावरी नदी। इन नदियों को भी जरूर आप याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, अगली बात अगर डेटा की की जाए तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए विस्तार तो ठीक है, आप मुझे बताइए कि कितने देशों में विस्तारित था। तो आप बताइएगा कि यह 3 देशों में विस्तार है इसका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और साथ ही साथ भारत। यह 3 देशों में जो है वह विस्तार है इसका। ठीक है, और अगर बात किया जाए कि पाकिस्तान में कितने राज्यों में यह विस्तार है इसका, तो बताइएगा बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक है, सिंध वाला रीजन और साथ ही साथ पंजाब वाला रीजन। ये पाकिस्तान वाला पंजाब है, इन रीजन में है। अफगानिस्तान में दोस्तों मात्र आपको 2 साइट का नाम याद रखना है, 2 साइट याद रखनी है। एक है मुंडोनाक, मुंडोनाक, और दूसरा है दूसरा वाला है आपका सोर्तुगेई, सोर्तुगोई करके है, बात समझ लो, सुरतोगेई, सुरतोगेई। ठीक है, एक मुंडोनाक और दूसरा सुरतोगेई। और भारत की बात अगर दोस्तों किया जाए तो किन किन राज्यों में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा एक है आपका, सीधा ऊपर जाओगे तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद हरियाणा, हरियाणा, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूं जम्मू कश्मीर, हरियाणा, और हरियाणा के बाद दोस्तों आप नीचे जाओगे तो पंजाब, पंजाब, राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, गुजरात, और इसके बाद एमपी, और एमपी के बाद आप चले जाओगे तो एमएच, और इसके बाद उत्तर प्रदेश तो है ही आपका। 3 और 3 6 7 हो गया। ठीक है, एमपी वाले रीजन बहुत कम आपको मिलेगा। उत्तर प्रदेश में कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर जो है वहां से क्वेश्चन आपका एक बार आया था। ठीक है, एक मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिए, विस्तार की बात करें तो आपसे पूछेगा कितने देशों में विस्तारित है, तो बताइए 3 देश। कौन कौन सा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत। ठीक है, अफगानिस्तान में कुल कितनी साइटें हैं? मात्र 2 साइट। कितनी साइट? 2 साइट। कौन कौन सा? मुंडोनाक और सुरतोगेई, मुंडोनाक और सुरतेगेई। ठीक है, और इसके बाद पाकिस्तान की बात करें दोस्तों तो बलूचिस्तान, सिंध और प्रांत वाले रीजन में देखने को मिलता है। और भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहां से मिले हैं, तो बताइएगा गुजरात से। सर्वाधिक अगर आपसे पूछे तो कहां पे मिले हैं? गुजरात में। सर्वाधिक स्थल आपसे पूछे तो गुजरात में। ठीक है, यहां तक याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए विस्तार की बात तो हम लोगों ने देख लिया। अब 3 देश में ही जो है इसका पूरी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। कुल साइटों की संख्या दोस्त है 1500। कुल साइटों की संख्या कितनी है? 1500। लगभग 1500 साइटें खोज ली गई हैं, जिसमें से मात्र 2 साइट आपकी है कहां पे हैं? अफगानिस्तान में है। बाकी कुछ साइटें आपको पाकिस्तान मिल जाएंगी, और ज्यादातर साइटें आपको कहां पे मिलती हैं? भारत में मिलती हैं। सर्वाधिक मात्रा में साइट आपको कहां पे मिलेगी? भारत में मिलेगी। ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, मात्र 2 ही साइट मिली है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुंडोनाक और सुरतोगेई, ये बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन मुझे यहाँ तक याद आ रहा है कि और पूछ रहा था कि कह रहा था कि बताइए कि ये आलमगीरपुर जो है इसकी खोज किसने की? इसकी खोज जो है दोस्त किया था किसने? वाईडी शर्मा ने। याद रखिएगा, वाईडी शर्मा, इसकी खोज किसने किया है? वाईडी शर्मा। ठीक है, और यहाँ पे एक सुतकांगेडोर का भी बोल रहा था, आरएन स्टाइन। नाम याद रखिएगा, आरएन
आरेनस्टाइन। आरेनस्टाइन, इससे ज्यादा विस्तार से क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा। इतना ही चीज आप लोग याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस आपको जरूर मिल जाएंगे। चलिए फटाफट मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे उसका आंसर बताइए, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार से क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कुल कितने देशों में था? तो आप बताइएगा मात्र 3 देश। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की 2 साइटों के नाम बताओ, तो बताइएगा मुंडोनाक और सुरतोगेई। मुंडोनाक और मुंडेनाक और सुरतोगेई, ठीक है। ये देखो मुंडे है और ये देखो नाक है, तो मुंडे नाक, मुंडे नाक, मुंडे नाक और सुरतोगेई, ये बात याद हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछे कि भारत के किन किन राज्यों में है, तो एकदम ऊपर से स्टार्ट करिए, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद इधर पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान, गुजरात, और इधर आप एमएच में चले जाइए और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश वाले रीजन में चले जाइए, ठीक है। ये चीज याद हो जाएंगी। और अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक मात्रा में साइटें कहाँ हैं, तो आप बताइएगा कहाँ पे? भारत में है। और सबसे कम साइटें कहाँ हैं, तो वह अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में मात्र 2 साइट, मुंडोनाक और सुरतोगेई है। अगला आपसे पूछे कि बताइए सबसे उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम पॉइंट कौन सा है, सबसे उत्तर का विस्तार कौन सा है, तो बताइएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का मांडा नदी आपसे पूछे तो चिनाब नदी। और सबसे दक्षिण वाला अगर आपसे पूछता है तो दैमाबाद गोदावरी नदी महाराष्ट्र, दैमाबाद गोदावरी महाराष्ट्र। सबसे पश्चिम वाला पूछे तो सुतकांगेडोर बलूचिस्तान वाला रीजन, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान वाला रीजन, ठीक है। और अगर दास्क नदी और इधर आपका सबसे पूर्व वाला पूछता है तो लिंडर नदी, मेरठ में आलमगीरपुर, ठीक है। ये बात याद हो जाएगी। और अगर आपसे एरिया पूछता है तो 12,99,600 बल्कि स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और अगर उत्तर से दक्षिण का पूरा लेंथ पूछता है तो 1400 और पूरब से पश्चिम का पूछता है तो 1600। एक बात याद रखिएगा जो मुझे अभी याद आ गया है, क्या? वाईडी शर्मा को तो जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि वाईडी शर्मा ने किसकी खोज की, तो आलमगीरपुर। और अगर आपसे पूछे कि आयरनस्टाइन ने किसकी खोज की, तो बताइएगा सुतकांगेडोर की। किसकी? सुतकांगेडोर की। एक बात सुनिए जरा ध्यान से, एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे, सर एक बात बताएं, आपका एरिया गलत है, कैसे बोल रहे हैं? कहीं इसका मल्टीप्लाई कर लो, इससे ज्यादा आ जाएगा, यही सब लोग सोच रहे होंगे। मैं बता रहा हूँ, देखो एक्चुअली क्या है कि इसका लगभग लगभग जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। ये भी क्वेश्चन पूछा था, त्रिभुजाकार। कह रहा था कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार लगभग लगभग ऐसा है, तो दोस्त आप क्या बताएंगे? इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। और यहाँ जो 1400 1600 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब यहाँ एक आयत होता या फिर कोई वर्ग होता तब तो आप मल्टीप्लाई कर लेते, तो इसका विस्तार ही अच्छी तरीके से क्लियर नहीं है, तो आप इसका मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। एरिया निकालने के लिए कुछ और यहाँ पे तरीका लगाया गया होगा। बात समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो है इसका विस्तार क्या है? त्रिभुजाकार है। और ये सारे डेटा मैंने आपको अवेलेबल करा दिए, इसको 1-2 बार याद रखिएगा। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग कृषि, शिल्प, धार्मिक इनकी आस्था, इन सारी चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, बनवाली और राखीगढ़ी के बारे में बात करेंगे।